नमस्कार, एसबीआई लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। और सबसे पहले मुनाफे की मंडी में बात करते हैं सोने की, क्योंकि सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अगर आप घरेलू बाजार में अगर देखें तो महीने भर में ही 12% से ज़्यादा की तेजी गोल्ड में आ चुकी है। और कितनी तेजी बची है, क्या ऐसे फंडामेंटल्स है जो गोल्ड की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर सेंट्रल बैंक्स के नंबर्स देखें तो अगस्त के जो नंबर आए हैं उसमें वापस से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी दिख रही थी। जुलाई में हालांकि सुस्ती दिखी थी, लेकिन वापस से सेंट्रल बैंक्स अगस्त में खरीदता दिखा है और 15 टन सोने की खरीदारी यहां पर हुई है। यानी रिजर्व में सेंट्रल बैंकों ने 15 टन सोने ऐड किए। हालांकि कुछ सेंट्रल बैंक्स ने इस दौरान टैक्टिकल सेलिंग भी की है और वो नंबर्स भी देखने को मिले, जिसमें रूस के सेंट्रल बैंक ने और इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक की तरफ से ये बिक्री की गई है। अदरवाइज ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर खरीदारी करते दिख रहे हैं। तो एक बड़ी तेजी के पीछे ये भी वजह है कि सेंट्रल बैंक्स का 25% हिस्सा है टोटल बाइंग में। और ये एक क्रेडिबल हैंड जब भी गोल्ड को और इस तरह के मेटल्स की खरीदारी करता है तो डेफिनेटली बाकी लोगों का भी भरोसा बढ़ता है और एक करेंसी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अपने मेहमानों को जोड़ते हैं और उनसे परिचय आपको करवा देते हैं। अनिंद बनर्जी है कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, सबसे पहले आपसे मैं गोल्ड से शुरुआत करूंगा। सेंट्रल बैंक के जो डेटा आए हैं अगस्त के वो अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की कीमतों को इतना ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं और ये रैली कब तक चलेगी? आपकी एनालिसिस क्या है सर? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड बाइंग है वो तो काफी इनफैक्ट लास्ट फ्यू ईयर्स से ये ट्रेंड बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में एक और एडिशनल फैक्टर्स है जो हम लोगों को वॉच करना चाहिए, वो है जापान। क्योंकि जापान में जो नया लीडरशिप आया है उनका जो अप्रोच है वो है टूवर्ड्स बेसिकली फिस्कल एक्सपेंशन, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है उसको और इंक्रीज करना। और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी एक दबाव आ सकता है टू नॉट हाइक रेट्स। तो जिसके कारण अगर येन में और गिरावट आया तो जापानीज इन्वेस्टर्स काफी एक्टिव रहते हैं सिल्वर और गोल्ड में। तो वो येन हेज करने के लिए जापान से भी काफी पैसा इस मार्केट में एंटर कर सकता है। तो वो एक फैक्टर रहेगा आने वाले महीनों में वॉच करने का। और अभी फिलहाल के लिए जो ओवरऑल एक टारगेट है वो है $4,000 का जो था उसके आसपास अभी है प्राइसेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो बट पुल बैक में $3,900 मतलब 1,19,00,000 1,18,500 के आसपास वो प्रॉपर एक बाइंग जोन बनता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और इंट्राडे के लिए 1,20,000 के आसपास एक सपोर्ट है। मगर जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक मिड वीक करेक्शन जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इन गोल्ड एंड सिल्वर लास्ट कुछ महीनों से, उस पैटर्न के हिसाब से हो सकता है एक करेक्शन आए 1,19,00,000 1,18,500 के आसपास, उसमें खरीदारी कीजिए। और अपसाइड में आपका 1,22,000 या 1,23,000 तक भी जा सकता है। लेवल पे ना खरीदे। और जिस तरह से इंस्टेबिलिटी दिख रही है जापान में, फ्रांस में, ये सब भी फैक्टर्स है जो यहाँ पर गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की खरीदारी तो चल ही रही है। जुलाई में हालांकि सुस्ती दिखी थी, लेकिन वापस से वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही शटडाउन की वजह से भी यहाँ पे अनिश्चितताएं बनी हुई है। केडिया जी, आपकी राय क्या है गोल्ड को लेकर? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। देखिए, गोल्ड में आज मॉर्निंग में हमने $4,000 का लेवल छू गया, काफी माइटी फिगर, क्योंकि 2011 में हमने देखा था प्राइजेस $1,920 छूने के बाद अब मोटा मोटी अगर हम देखें तो प्राइजेस डबल हो चुके हैं। चांदी में भी ऐसा ही सेंटीमेंट बना हुआ है। लगभग हम देखें 50 के एकदम करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी देखा कि $50 का लेवल 1980 में छूने के बाद एक करेक्शन, 2011 में छूने के बाद एक करेक्शन। तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच है, बिकॉज अगर हम आरएसआई की बात करें तो मंथली चार्ट पे भी 1980 में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस बता रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल साइड हमने देखा चाइना कंटिन्यूस गोल्ड ऐड कर रहा है। जैसे अभी हमने अभिनंदन से सुना कि जापान से भी जो कंसर्न है, कैरी ट्रेड के जो कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को और डॉलर को दोनों को सपोर्ट करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 98 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद एज ए इन्वेस्टर
मुझे लगता है एक पॉज लेना जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी हर फैक्टर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, बट क्या होता है अगर यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन भी अगर अपन बात करते हैं तो 8 से 10% कोई बड़ी बात नहीं, जो हमने ऑलरेडी $3500 से 3120 तक देखा था। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आप लेते हैं और 5 साल बाद देखते हैं तो आपको आज का भाव भी सस्ता दिखेगा, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है स्टे अवे। फिर भी अगर आपको ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प रहेगा, बट फ्यूचर्स में मुझे लगता है वेट करके चलना चाहिए। चार्ट वाइज बहुत ही ज्यादा हैवी है, गोल्ड सिल्वर दोनों ही। एक अच्छा करेक्शन के बाद ही हमें रणनीति बना के बाइंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करें, करेक्शन का वेट करें, और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि वेट करना चाहिए 1,18,000 के आसपास, और फिर वापस से 1,22,000 1,23,000 तक आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए अगर आप जहां पर 400-500% की जहां पर बात कर रहे हैं वहां पर अगर 10% आपको महंगा भी मिल जाए तो कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन जो छोटी अवधि के जो निवेशक हो या ट्रेडर हो जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्क अब बढ़ गया है। भाभी पटेल जी, आप बताइए, आप गोल्ड पर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि ये ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है। जो फैक्टर्स है वो भी पॉजिटिव है, जैसे अभी जापान और फ्रांस का आपने बताया, जो गवर्नमेंट शटडाउन यूएस का हुआ है उसकी वजह से भी कल हमने देखा था, तेजी देखी थी, क्योंकि ट्रम्प ने बताया था कि अगर डेमोक्रेटिक ऑन बोर्ड नहीं आते तो फेडरल वर्कर्स को मास ले ऑफ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वापस से थोड़ी अनसर्टनिटी बढ़ गई है। बट मैं भी अजय जी से सहमत हूँ कि 4,000 का जो लेवल है वो आई थिंक साइकोलॉजिकली क्रूशियल है, वहां पे थोड़ी बहुत आई थिंक सेलिंग आनी चाहिए। और इंट्राडे ऑफ कोर्स बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट पोजिशनली अगर किसी को नहीं बाइंग करनी है तो जैसे अनिल साहब ने भी बताया कि आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ से एटलीस्ट 2 से 3% का एक बार करेक्शन आता है तो वो थोड़ा हेल्दी रहेगा मार्केट के लिए और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। चार्ट में अभी भी ओवरबॉट तो है, बट कोई ऐसा कंडीशन दिखा नहीं रहा कि जहां से हम बोल रहे हैं कि ये टॉप हो चुका है और यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो शॉर्ट मत कीजिए, कोई भी डिप मिलती है तो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे आई थिंक जैसे केडिया साहब ने भी बताया, आई थिंक फ्यूचर्स के बदले ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। तो गोल्ड मिनी का जो 1,20,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा डिप मिलता है 2,200 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2,450 के टारगेट के लिए, और 2,050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो आपको अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शंस के जरिए जाए, मिनी ऑप्शंस के जाए, अपने लॉट साइज को कम रखें। रिस्क हो चुका है क्योंकि बाजार कभी भी बदलने में टाइम नहीं लगता है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर ड्यू है, वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। चांदी की बात करते हैं। चांदी के दाम तो महीने भर में करीब करीब 20% बढ़ गए हैं। इस साल MCX पर करीब 69% की तेजी दिख रही है। अनिल सर, आपकी नई रिपोर्ट क्या है चांदी को लेकर, क्या कह रहे हैं आप चांदी पे? कल सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि मैंने ये भी कहा कि तो कई महीनों से ये कहानी चल रही है, लेकिन जिस तरह की तेजी अभी पिछले कुछ महीने से आई है, तो कह रहे हैं कि चाइना में सोलर बूम है, बाकी सेक्टर्स की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा, वहाँ तेजी से पिकअप हो रही है चीज़ें। आपकी रिपोर्ट क्या है सर चांदी को लेकर? विश्वमोहन जी, चांदी में अनलाइक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई पे है, जैसे अभी 4,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, चांदी में ऐसा कुछ नहीं है। चांदी में अभी भी वो $50 का जो 1980 और 2011 का जो हाई बना था वो अभी भी ऑन साइट है, और जो आपका डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, सिर्फ फिजिकल का डिमांड नहीं, स्पेकुलेटिव डिमांड भी। और जो मैं जापान का एंगल बताया, जापान में टोकॉम मार्केट सिल्वर में ज्यादा एक्टिव रहता है देन गोल्ड, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चांदी यहाँ से वापस वही $49-50 या $50 तक भी ऊपर जाए, मतलब यहाँ से 3 से 3,500 रुपए और टूवर्ड्स 1,51,000। तो ये टारगेट, आपके नए टारगेट आ रहे हैं। और आप बताइए केडिया जी, आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या हो सकता है आगे, और जो करंट लेवल है यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो एज कंपेयर टू गोल्ड मुझे लगता है चांदी में अभी भी जिस्ट बाकी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 80-81 के करीब ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकली अगर ये रेशियो की बात करें तो हम 70-72 के करीब रहती है। तो मुझे लगता है चांदी लॉन्ग टर्म डेफिनेटली स्ट्रांग है। हमने देखा था कि $50 मल्टीपल ऑफ टाइम टच किया था, बट अब वेट एंड वॉच कीजिए कि 50 कब तोड़ता है और कब मूव आउट होता है, क्योंकि इसके ऊपर $72 दिखेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं $72 की बात कर रहा हूं तो ये कोई 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में नहीं आएगा।
एटलीस्ट बैर मिनिमम मुझे लगता है 2 साल से 2.5 साल का व्यू रहना चाहिए $72 के लिए। इस बीच में जो रैली अभी बनी है, करीबन हमने 58 से 60% के करीब की तेजी देख चुके हैं, तो बी प्रिपेयर्ड के एक अच्छा करेक्शन मिले वहां पे एंट्री कीजिए। फंडामेंटल साइड डेफिनेटली हम ईवीज में, सोलार में, ईटीएफ की बाइंग, ये सब चांदी को बहुत स्ट्रांग मूव देती है, बट करंट लेवल से नहीं। हमने पिछले साल जब टारगेट रखे थे तो हमारे टारगेट थे 1,30,000 से 1.5 लाख, जो एग्जैक्टली मैच हो चुके हैं, बट करंट लेवल से एंट्री मुझे नहीं लगता वेट करने, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री कर भी लोगे तो आप 6 महीने में 1 साल का ओवरव्यू लेके करोगे तो वहां पे आपको मल्टी रिटर्न्स बनते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है यहाँ से। तो बेटर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म टारगेट 72 है, जो डोमेस्टिक मार्केट में आराम से आपको 2 लाख के बियॉन्ड मिल जाएगा, बट एटलीस्ट महीना 2 महीना वेट कीजिए, करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद ही एंटर कीजिए। या तो टाइम करेक्शन या परसेंटेज करेक्शन, दोनों में से एक चीज आना जरूरी है। टाइम करेक्शन आए या फिर परसेंटेज तौर पे भी अगर करेक्शन आता है तभी खरीदे। 1-2 महीना वेट कर ले, कुछ ना कुछ करेक्शन आपको दिखेगा, बार्गेन बाइंग आप कर पाएंगे और 2 लाख तक के भी टारगेट दे रहे हैं। और केडिया जी, मुझे याद है आप ही सबसे पहले 1 लाख का टारगेट चांदी में आपने दिया था। अब तो खैर उससे 50% ऊपर दाम बढ़ चुके हैं, और उतने बड़े टारगेट उस समय काफ़ी ये भी हो रहा था, इस तरह के स्पेकुलेटिव टारगेट्स नहीं चलाने चाहिए हमें, लेकिन मार्केट आपको उस समय लग रहा था। फिर 1,30,000 जब 1 लाख के नीचे था उस समय आपका सबसे बड़ा टारगेट आया था, हमने जब पोल किया था। तो इस तरह की तेजी आती है उस समय। मैं उसी में ऐड करना चाहता था, क्योंकि देखिए जब 1 और 31 के पीछे काफी फंडामेंटल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं विश्व में, मुझे लगता है कि वो टाइम पे ये अनहर्ड था, लेकिन अब ये सब जगह पे चांदी और सोने की बातें हो रही, तो मुझे ज्यादा घबराहट हो रही है। जब बिकवाली का टाइम था तब हम लोग देखते थे कि इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे, तो अभी करंटली जो मैं फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। इसके लिए मेरा मानना है वेट कीजिए, अगेन आपको अच्छी तेजी मिलेगी, बट करंट लेवल सफिशिएंट नहीं है। मैंने 1.5 महीने से रिस्क ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा रिस्की हो गया है कि एक तरफा रैली नहीं होती, और कोई किसी भी सिक्योरिटीज में जितनी बड़ी तेजी आती है उतने ज़्यादा करेक्शन के भी चांसेस होते हैं उसी क्वांटम में भी, तो वो भी एक रिस्क रहता है, इसलिए अलर्ट रहे। हालांकि इस बार की जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है। आप बताइए भाविक पटेल साहब, आपकी राय क्या है? आप क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में अपने क्लाइंट्स को? देखिए, जैसे कीड़े जी ने भी बताया, मैंने बोला कि मैं क्लाइंट को बोल रहा हूँ कि शॉर्ट यहाँ से जरूर से ना कीजिए, क्योंकि अभी भी मार्केट काफी ट्रेंडिंग है। बट हाँ, अगर किसी के पास ओल्ड पोजीशन है तो एक बार आई थिंक 148 के करीब एक बार बुक जरूर से कर सकती है। और नई पोजीशन के लिए भी मैंने भी बताया कि आई थिंक 3 से 4% का अगर करेक्शन आता है तो वहां पे नई पोजीशन ले सकते हैं। बट देखिए, अभी भी अगर डोमेस्टिक डिमांड देखे तो डिस्पाइट इतने हाई प्राइसेस है, यहाँ पे अभी डिमांड काफी स्ट्रांग है कि कोट अगर आप करें फिजिकल लेने जाएंगे तो 4 से 5,000 का प्रीमियम है। दैट मीन्स के सप्लाई कम है और इतने हाई प्राइस पे भी डिमांड है। और हमने बात की कि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन आ सकता है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट यस, यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। आई थिंक $50 पे एक बार देखना है कि 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि 50 से वापस से करेक्शन आता है, ये थोड़ा देखने की जरूरत। बट ओवरऑल यस, ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। नई पोजीशन के लिए थोड़ा यहाँ से 4 से 5% का करेक्शन के वेट कीजिए। बट इंट्राडे अगर किसी को ट्रेड करना है तो अभी भी 1,45,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड के लिए। अराउंड 5800 पे बाय कर सकते हैं 6500 के टारगेट के लिए, और 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इंट्राडे के लिए अभी भी खरीदारी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा पोजिशनल राय है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेट कर ले, आपके लिए बेहतर होगा, यही राय निकल कर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स को लेकर अब 2 रिपोर्ट आई है, जिंक को लेकर और एक एल्युमिनियम को लेकर। एल्युमिनियम पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उनको लग रहा है कि उन्होंने अनुमान को अपने कम कर दिए हैं और 2026 तक उनको लग रहा है कि $2350 तक एलएमई पे भाव गिरने की संभावनाएं हैं, और अभी भाव है $2700 के आसपास का। उनको लग रहा है कि जो ग्लोबल सरप्लस है वो 2025 में 4 लाख टन का हो जाएगा और 2027 तक ये बढ़कर 20 लाख तक बढ़ने का अनुमान है, और यही वजह है। और जिंक को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर $3000 जिंक के लिए एलएमई पर एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एमसीएक्स पर $300 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और चीन के रीओपनिंग होते ही इन्वेंट्री फ्लो बढ़ने की संभावना जिंक की कही जा रही है, और एलएमई वेयरहाउस में स्टॉक सिर्फ 4000 टन के हालांकि आसपास ही बचा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक तो इन्वेंट्री का दबाव दिखेगा और डॉलर की मजबूती का भी दबाव दिख सकता है। तो जिंक और एल्युमिनियम को लेकर थोड़ी निगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। अनिल सर, आप बताइए बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है
और इन रिपोर्ट को देखते हुए उसके बाद आपको क्या लग रहा है, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए? एक्चुअली तीनों काउंटर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम अभी भी स्ट्रांग है। हाँ, अभी हाल ही में जो रैली हुआ है लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में, क्योंकि अनलाइक गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे रैली के बाद जनरली मोमेंटम सस्टेन नहीं होता, एक करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। बट तीनों काउंटर स्ट्रांग है और अक्रॉस द मेटल पैक जब मैं देखता हूँ मतलब आपका पैलेडियम, प्लैटिनम, अक्रॉस ऑल मेटल पैक वो एक ही चीज बता रहे हैं, कोई मेजर अपमूव ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स आ सकता है। अगर उसको मैं उस कड़ी को मैं अगर जोड़ू विथ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मुझे लग रहा है कि कमोडिटी मार्केट इज सेइंग कि डॉलर डिवैल्यूएशन का चांसेस आर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। जिस हिसाब से रेकलेस फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, तो कमोडिटी मार्केट आर प्राइसिंग इन दैट इन्फ्लेशन, तो उसका हम लोगों को एक असर दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कॉपर बाय ऑन डिप्स और सेकंड पिक रहेगा आपका जिंक। तो ये आपकी कॉपर तो हालांकि ऑलरेडी डेफिसिट की स्थिति में है, कई सारे ग्लोबल माइनिंग में वहाँ पे माइंस में सप्लाई की दिक्कतें हैं, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो पेरू से लेकर इंडोनेशिया तक, चिली को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही है और उससे कॉपर ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। केरिया जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में, कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली की राय दे रहे हैं आप? देखिए, उसमें मुझे लगता है कि कुछ बड़ा गेम चेंजर हो रहा है। देखिए, कोविड के बाद अगर हम देखें, कमोडिटी की साइकिल 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है रिएक्टिव, जिसमें हम कच्चा तेल और नेचुरल गैस में बड़ी तेजी देखी थी, 2.5 साल की तेजी थी। फिर हमने बुलियन जो रेस्पॉन्डिव होता है, जिसमें भी हमने 2.5 से 3 साल की तेजी देख चुके हैं। अब अगला जो 2.5 साल रहेगा वो पूरे मेटल का रहेगा, जहां पे सबसे पहले जो कॉपर भी मैंने कहा था कि जैसे ये 920 के ऊपर जाता है तो 1020 तक का टारगेट रहेगा, 1000 का लेवल कल छुआ है। मैंने एक इंटरेस्टिंग चार्ट आपको भेजा है जिसको बोलते हैं कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो, और जो अभी आपने न्यूज बताई वो उस चीज को रिफ्लेक्ट भी करती है। तो कॉपर एल्यूमिनियम रेशियो इस वक्त 3.8 पे चल रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 2021 के बाद ये लेवल 3.8 के ऊपर कभी सस्टेन नहीं किया है, और मुझे लगता है ये 4.2 से लेकर 4.6 की तैयारी कर रहा है। और फंडामेंटल हमारे सामने है कि कॉपर के जो माइंस आउटपुट है वहां पे अनसर्टनिटी बनी हुई है कंटिन्यू, और एल्यूमिनियम जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से तो 2350 2030 तक भी मतलब एवरेज बताया जा रहा है। तो सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है यस, पहला प्रेफरेंस मेरा भी रहेगा कॉपर एंड जिंक। जिंक में भी हालांकि हम जो सप्लाई कंसर्न्स है वो थोड़े आगे जाकर वाइप आउट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विंटर्स है सामने, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर्टलमेंट देखते हैं चाइना के तरफ से। तो टाइम भी कॉपर फर्स्ट प्रेफरेंस, देन जिंक है, लेड एंड देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में तो मुझे लगता है अच्छी गिरावट आने की चांसेस है आगे, लेकिन फेज मैनर में जाएगा, क्योंकि एक तरफ जब मेटल बढ़ता है तो कॉपर के साथ साथ जिंक और एल्यूमिनियम में भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कॉपर, एक छोटा भी करेक्टिव डिप मिले लेके चलिए। ओवरऑल टारगेट इमीडिएट तो 1020 है, बट मे बी हम नवंबर एंड तक देखें तो 1080 से 1100 तक के भी लेवल देख पाएंगे। बट टाइमिंग मुझे लगता है छोटा करेक्शन मिल जाए तो एंट्री के लिए अच्छा रहेगा, फिर एंट्री करें कॉपर। लेकिन सबसे स्ट्रांग पिक है, वापस से 1000 के पार निकलने की संभावना आपको दिख रही है। भाविक, आप फटाफट से बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? मेरी भी कॉपर ही रहेगी, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो कॉपर आज के दिन 985 के करीब बाय कर सकते हैं 1000 के टारगेट के लिए, और 975 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये राय है कॉपर को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्रूड एनजी की तो बात होगी ही, एग्री मार्केट का भी रुख करेंगे, क्या कुछ नई खबरें हैं, ग्वार और मसालों पर भी केरिया जी से राय लेंगे। जल्द लौटते हैं। Co-powered by Tata Capital. Count on us. Tata Capital Limited, the flagship financial services company of the Tata Group, an upper-layer non-banking financial company with a comprehensive suite of 25-plus lending products as of June 30th, 2025, catering to a diverse customer base. Now makes an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 310 to 326 rupees per equity share. Opens October 6th, closes October 8th, 2025. For risk factors and details, refer to the red herring prospectus. LG Electronics India Limited now launches an initial public offer of equity share of face value of 10 rupees each in the price band of rupees 1080 to rupees 1140 per equity share. Bid offer opens on Tuesday, October 7th, 2025.
closes on Thursday, October 9th, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. कल करे सो आज कर, रिटायरमेंट अपनी प्लान कर, एनपीएस में इन्वेस्ट कर, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कर तू शुरुआत, बड़े कॉर्पस अमाउंट की मिलेगी सौगात। हाँ कल भी रहे आज के ठाट, पाओ पेंशन 70 हो या 60, चलती रहे लाइफ की पारी, एनपीएस जरूरी है, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। ट्यूबवेल में जल ताकि खेतों में चले हल, तो लगाइए सात्विक के सोलर पैनल। घर हो या खेत, बोलता है कार्तिक, सोलर मतलब सात्विक, ये हर मौसम में चलता है। विकी भैया जब भी आते हैं नई खबर लाते हैं। पता है बाइक इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? कितने? नहीं कराने पर जो चालान कटेंगे ना, उससे भी कम। फिर मम्मी बोली, अरे अभी तो रिन्यू करवाया है, चल बेटा मेरे को घर तक छोड़ दे। लो कट गया चालान। कहीं आपका चालान ना कट जाए तो लीजिए इंश्योरेंस। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लगता नहीं हम एक ही घर में रहते हैं। जब घर की रौनक लौटानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, नेरोलैक। अब घर की रौनक लौटाओ, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला नेरोलैक लगाओ। Tata Capital Limited, the flagship financial services company of the Tata Group, an upper-layer non-banking financial company with a comprehensive suite of 25-plus lending products as of June 30th, 2025, catering to a diverse customer base, now makes an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 310 to 326 rupees per equity share. Opens October 6th, closes October 8th, 2025. For risk factors and details, refer to the red herring prospectus. ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और फटाफट से क्रूड की राय ले लेते हैं। केडिया जी, क्रूड एनजी पे आपकी कॉल बता दीजिए सर। देखिए कच्चे तेल में मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस है, तो 5450 पे लेके चलेंगे, 5360 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5560 का टारगेट रहेगा। एनजी में थोड़ा कॉशियस रहिए बिकॉज मेक और ब्रेक जोन में है, तो टाइमिंग आज 296 में लीजिए, 290 का स्टॉप लॉस लगाइए, 306 का टारगेट रहेगा। विंटर्स का ऑनसेट कैसे रहेगा वो डिपेंड करेगा, स्टॉक ज्यादा ही है इसलिए 306 के टारगेट के लेके चलेंगे। तो क्रूड और नेचुरल गैस ये राय यहाँ पर केडिया जी की तरफ से आ रही, खरीदारी की साल 5560 का टारगेट। भाविक आपकी राय क्या है क्रूड पर? 5500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। 120 के करीब 150 का टारगेट रहेगा, 100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अनिल सर आपकी राय क्रूड पर? आपका अप ट्रेंड भी है, 5600 तक ये जा सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा 5440 के नीचे। ओके, आखिरी सवाल केडिया जी आपसे होगा, ग्वार और मसालों पर आपकी क्या राय है सर? 40 सेकंड है आपके पास। गवार में तो मार्केट एक रिंग बाउंड ही है, बट मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे अराइवल का प्रेशर रहेगा, प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, तो 4750 पे लेके चलिए, 4850 का टारगेट रहेगा। गवार सीट में, गवार गम में भी मुझे लगता है 8700 पे लेके चलिए, 8900 का टारगेट रहेगा। लास्ट मसालों में सबसे टॉप पिक रहेगी धनिया, जहां पे करंट मार्केट से 8550 पे लीजिए, 8300 का स्टॉप लॉस, 8800 का टारगेट रहेगा। तो 8800 आपको लग रहा है कि धनिया और ग्वारसीड ग्वारगम में भी खरीदारी की राय, थोड़ी तेजी यहाँ पे बढ़ सकती है लोअर लेवल से। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सर टीवी है, लिमिटेशंस है हमारी, लेकिन आपने सारी कॉल्स हमारे दर्शकों को पूरी रिपोर्ट बता दी। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद भी यहाँ इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।